नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवात्ता सिर पर। हिंदी के अंतर्गत हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए व्यंजन, जैसा कि वर्णमाला पढ़ाते समय बताया था, व्यंजन कौन से वर्ण हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये लिखा है का, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। लेकिन अगर आप इसका उच्चारण करोगे तो का क्या निकलेगा? आ निकलेगा। का आ निकल रहा है। आप इसको लिख तो सकते हो, हलंत लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये व्यंजन वर्ण हमारा स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन अगर आप इसका उच्चारण करोगे, इसको बोलोगे, तब आपको स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो व्यंजन वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर वर्ण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। भाई स्वर स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करोगे तो स्वरों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जो शुद्ध व्यंजन है वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। हलंत का मतलब ये है कि अब इसमें स्वर नहीं है। और व्यंजन की मात्रा कितनी होती है? आधी मात्रा होती है। ये स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा, और व्यंजन की कितनी मात्रा? आधी मात्रा। इसलिए इसमें क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। तो व्यंजनों का उच्चारण समझ लेना भाई, कभी भी आप बिना स्वर के नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्हें लिख सकते हो बिना स्वर के। अगर कभी आपसे पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है, तो आप बताओगे इनकी संख्या कितनी है? 33 है। संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से है। देखिए, सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। और इन स्पर्श व्यंजनों को हम कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये सब एक वर्ग के रूप में है। किस रूप में है ये वर्ग के रूप में है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श क्यों कहते हैं? ये व्यंजन वर्ण हमारे मुख के विभिन्न अवयवों, अवयव का मतलब है हमारे मुख के जितने पार्ट हैं जिनसे मिलकर मुंह बना है। तो इसमें नासिका हो गई, नासिका भी मुख का ही एक पार्ट है। कंठ हो गया, ओष्ठ हो गया, तालु हो गया, दांत हो गए, जीभ हो गई, इन सबसे निकल के आते हैं। यानी ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? स्पर्श है। स्पर्श क्यों है? क्योंकि ये हमारे मुंह के विभिन्न भागों का मतलब क्या? किसी न किसी भाग को कोई न कोई व्यंजन अवश्य स्पर्श करता है जब ये मुख से बाहर निकलता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनके वर्ग कितने हैं आपसे पूछा जाए तो इनके वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर से उसका नाम लिखा गया है। पहला वर्ग है कवर्ग। तो कवर्ग के अंतर्गत आते हैं आपके का, खा, गा, घा और अंगा। का, खा, गा, घा और अंगा, ये कवर्ग हो गया। उसी प्रकार से चवर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, रा। तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो कुल मिलाकर के ये वर्ग कितने हैं? 5 हैं। वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। पूछा जाए व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 5 है। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है। तो कुल मिलाकर के वर्ण कितने हैं? 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? 25 है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? 5 हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए। क्या बात इतनी समझ में आई? तो ये हमारे जो है वर्गीय व्यंजन थे। दूसरे प्रकार का है जो वर्गीकरण, वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में हमारे 4 हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 4 ऊष्म व्यंजन है हमारे, शा, सा, सा और हा। आप इनको बोलिए ऊष्म व्यंजनों को, तो ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलती है मुंह से, इसलिए इनका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन है।
तो अब कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है तो आप बताना। देखो 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। तो 4 4 8 5 13 का 3 2 1 3। तो कुल संख्या इनकी कितनी हो गई? 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। अभी हम संख्या पर भी बात करेंगे, पूरी वर्णमाला के वर्णों की संख्या के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब इन व्यंजनों का कई आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। कई एक आधार हैं इसको वर्गीकरण करने के। तो पहला आधार क्या है हमारा? घोष, कंपन या नाद के आधार पर, या हम कह सकते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। यह आपसे 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है घोष के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, आपसे पूछा जा सकता है कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार से, आपसे पूछा जाएगा नाद के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार से पूछा जाएगा। तो कितने प्रकार के हैं आप बताओगे? ये 2 प्रकार के हैं। पहला है पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। घोष और सघोष। घोष का मतलब सघोष ना देकर के खाली घोष भी दिया हो तो भी सघोष ही वो माना जाएगा, ध्यान रखना। अघोष वर्ण, वे वर्ण अघोष कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने पर कोई घोष ना हो, गूंज ना हो, कंपन ना हो, नाद ना उत्पन्न हो, कंपन ना उत्पन्न हो। हमारे स्वर यंत्रों में, हमारे मुख से बोलने पर किसी प्रकार का कोई कंपन ना उत्पन्न हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे हमारे। और ये वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का। बाकी यार अलावा सा की बात अभी नहीं है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। यानी का, खा, टा ठा, ता था, पा फा, इनको बोलने पर किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता। साथ ही साथ जो हमारे ऊष्म वर्ण हैं उनमें से अगर हम हा को छोड़ दें तो ये सा, ये भी क्या कहलाते हैं? अघोष। ये भी अघोष कहलाते हैं। सा हा, लेकिन हा बोलो तो कंपन। सा का खा, चा छा, पा फा, ता ठा, ता था और सा, ये क्या कहलाते हैं हमारे? अघोष। ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के हमारे सघोष। तो जो बचे हुए हैं प्रत्येक वर्ग का कौन सा बचा है? तीसरा, चौथा और पांचवा। ये वर्ण आपके कैसे हो गए? ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष, ये सघोष हो गए। और ये कैसे हैं? ये अघोष हैं। सघोष, सा का मतलब सहित, घोष के सहित, अघोष के रहित। और साथ ही साथ आपका यारा लावा, ये भी क्या हो गए? ये भी सघोष हैं, यारा लावा। और सभी स्वर, ध्यान रखना, स्वर भी पूछा जाता है। स्वर कैसे वर्ण है? सघोष हैं। स्वरों का उच्चारण घोष के साथ में होगा। सघोष का मतलब घोष के सहित, अघोष का मतलब बिना घोष के। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और साथ ही साथ कौन सा? यारा, लावा और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अघोष की संख्या कितनी है? 13 है। 2 वर्गीय व्यंजन के तो 5 दूना 10 और 3 ऊष्म वर्ण 7। तो इनकी संख्या कितनी है? 13 है। इनकी संख्या कितनी होगी? 3 पच्चे 15, ये 15 ये हो गए। उसके बाद में 4, ये 15 और 4 19। स्वर कितने हैं? 11। 19 से 20 और 10 30। इनकी संख्या कितनी हो गई? 30। क्या बात समझ में आ गई? तो हमने पढ़ा आज वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में या स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। 5 के वर्गों में हैं। और जो वर्ग का पहला वर्ण है उसी के नाम पर हम उसे जानते हैं।
और इनका एक शार्ट नेम भी है। शार्ट नेम इनको क्या कहते हैं? कू, चू, टू, तू, पू। अगर कू का मतलब होता है पूरा कवर्ग, चू का मतलब है चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, पू का मतलब पवर्ग। कहीं कहीं पर किताबों में भी काचा टा तापा लिख के आ जाता है, लेकिन ये शुद्ध ज्यादा होता है, गलत वो भी नहीं है, ये शुद्ध ज्यादा है। काचा टा तापा भी सही है और ये कुचू टू तू पू भी सही है। संस्कृत में यही चलता है, कुचू टू तू पू। और उनको उदित वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण? उदित वर्ण कहा जाता है इनका। अगर आप कू कहेंगे, कू का मतलब पूरा कवर्ग, चू कहेंगे, चू का मतलब पूरा चवर्ग, टू कहेंगे, टू का मतलब पूरा टवर्ग। तो ये हमारे वर्गीय व्यंजन है। कितनी संख्या है इनकी? 25 है। व्यंजनों का फिर हमने वर्गीकरण देखा, घोष या वो कंपन या नाद के आधार पर। तो दो प्रकार के, अघोष और सघोष। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का मुख्य इंद्रियों स्वरयंत्रों से हमारे कंपन ना हो। और सघोष और सघोष किसे कहते हैं? जिनको उच्चारण करने में मुंह से निकले तो कंपन हो। जैसे आप कहिए गा, घा, हा, तो ये कंपन हो रहा नहीं हो रहा। अब का, खा, कोई कंपन नहीं। या, रा, ला, वा, तो ये कंपन हो रहा। आ, ए, उ, रे, ए, ओ, इनको बोलने में क्या है? कंपन हो रहा है। तो इसलिए ये कौन से वर्ण है? ये सघोष वर्ण है हमारे। आगे अगला वर्गीकरण, अगला वर्गीकरण हम बात करेंगे प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब क्या है? जो वायु मुंह से निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राणवायु। आप लिख करके लिख सकते हो, मुंह से या मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर। आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कुछ वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जो मुख से निकलते हैं तो मुख से बहुत ही कम प्राणवायु निकलती है, बहुत कम वायु निकलती है। तो ऐसे वर्ण हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करने पर प्राणवायु ज्यादा मुंह से निकले उनको हम क्या कहेंगे? महाप्राण। तो इस आधार पर भी हमारे वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण, दूसरे महाप्राण। पहले प्रकार के अल्प प्राण और दूसरे प्रकार के महाप्राण। अल्प माने क्या होता है? कम। प्राण माने वायु। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुंह से या मुख से कम वायु बाहर निकले। ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। कौन होते हैं ये? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये अल्प प्राण होते हैं। ये वर्गीय व्यंजनों की बात है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से? व और वा, ये भी कैसे वर्ण है? अल्प प्राण है। देखो बोलिए। या, आगे आप मुंह पे हाथ लगाइए, फिर देखो इनको बोल के कितनी वायु निकल रही, कम वायु निकल रही है। या, रा, ला, वा।
बहुत कम निकल रहे हैं। वर्ग का पहला का, चा, टा, ता, पा। तीसरा गा, झा, डा, वा। तो इनको बोलने में बहुत कम वायु बाहर निकल रही है, इसलिए ये कैसे कहे गए हैं? अल्प प्राण कहे गए हैं। कौन कौन सा? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और साथ ही यार अलावा, ये क्या है? अल्प प्राण है। दूसरे हमारे कौन से वर्ण हैं? महाप्राण। महाप्राण तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख से अधिक वायु निकले, मुख से अधिक वायु बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हो गया वर्ण है। तो क्या बच्चा? दूसरा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस सा, सा और हा। ये कैसे वर्ण है? ये महाप्राण है। जैसे शा, 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 आप देख लेना इसका प्रयोग करके। सा, हा, सा, सा, हा। खा, छा, ठा, फा। पा बोलोगे तो उतना नहीं निकलेगा, लेकिन फा। का बोलोगे तो उतनी वायु नहीं निकलेगी, खा। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में प्राण वायु अधिक मुंह से निकले, महाप्राण। कम वायु निकले, अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और 11 लावा। महाप्राण में वे वर्ण, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और शाशाहा। ये कैसे वर्ण है? महाप्राण है। ये वर्गीकरण किस आधार पर है? प्राण वायु, ये दूसरा वर्गीकरण था हमारा। प्राण वायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम वायु मुख से निकले, अल्प प्राण कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक वायु बाहर निकले, वे महाप्राण कहलाते हैं। क्या बात समझ में आ गई इतनी? तो आगे अगला वर्गीकरण हम तीसरा देखेंगे। उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्शी। देखो, स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन दोनों में अंतर क्या है? स्पर्श व्यंजन 25 हैं। कितने हैं? 25। और स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 16 हैं। तो कौन से नहीं हैं इसमें? देखो, लास्ट में जो एक तो आपका चावर्ग नहीं है, पूरा है कहीं चावर्ग? तो चावर्ग नहीं है। दूसरे जो 4 वर्ग आपके बचे, उनका जो आखिरी वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है, वह भी नहीं है। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी है? 16 है। तो पहली बात तो ये आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 16। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे इसी प्रकार के। और स्पर्श पूछा जाए तो कितने होंगे? तो 25 होंगे। स्पर्शी की संख्या 16, स्पर्श की संख्या 25। कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, ये कवर्ग हो गया आपका, लेकिन अंगा नहीं है। चवर्ग पूरा नहीं है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा नहीं है। ता, था, दा, धा, ना नहीं है। पा, पा, बा, भा, मा नहीं है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। स्पर्श का मतलब क्या है? छूना। स्पर्शी का मतलब होता है छुआ गया। स्पर्शी का मतलब क्या है? छुआ गया। तो स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने हैं? 16 है। का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा और भा। दूसरा वर्गीकरण है हमारा संघर्षी। तो हमारे जो ऊष्म वर्ण है, सा, सा, सा और हा,
इन्हें हम क्या कहते हैं? संघर्षी कहते हैं। देखो ऊष्म वर्णों को बोलने में एक प्रकार की जीव जो है वो हमारी ऊष्मा उत्पन्न करती है, संघर्ष करती है जीव, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी कितने हैं? 4 वर्ण हैं, चा, छा, जा और झा, इनको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। नासिक या अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5, अंगा, या, णा, ना और मा, अंगा, या, णा, ना और मा, ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है, नासिक के वर्ण है, पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर का मतलब पंचम अक्षर, वर्ग का 5वां अक्षर। नासिक के या अनुनासिक क्यों है? नाक से भी उच्चारण होता है इनका। देखो ये वर्गीय व्यंजन भी है, किसी ना किसी वर्ग में भी है। जैसे का वर्ग के अंतर्गत ये अंगा आता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, कंठ होता है। और ये नासिक के भी है, तो ये नासिका से भी बोला जाता है। कंठ और नासिका दोनों से जिसका उच्चारण किया जाए वो अनुनासिक है। अनुनासिक क्या है? जिसका उच्चारण स्थान और जिसका उच्चारण स्थान जो है, जिस वर्ग का है, उसके साथ में नासिका से भी किया जाए। जैसे अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, कंठ के साथ नासिका से भी उसका उच्चारण स्थान हो, ये इसका उच्चारण नासिका से भी हो, तो इसलिए ये क्या होगा? कंठ नासिका से इसका उच्चारण स्थान, कंठ से भी और नासिका से भी। या, चा, छा, जा, जा, ये तालु से इसका उच्चारण स्थान है अगर ये वर्ग में है, और साथ ही इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है, इसलिए ये कैसे वर्ण कहे गए? नासिक के। ये बहुत पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, ये बहुत सी परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में ये कहीं कहीं पूछा गया है। संघर्षहीन किसे कहेंगे या अर्धस्वर किसे कहेंगे? कुछ किताबों में आपको चारों मिल जाएंगे, या, वा, रा और ला, लेकिन है मुख्य रूप से कितने? 2, या और वा। आपको याद रखना है, कुछ किताबों में भी लिखा है, कुछ किताबों में भी 4 वर्ण लिखे हैं, या, वा, रा, ला। ये अर्ध स्वर क्यों है? क्योंकि ये जो व्यवहार करते हैं इनका आधा स्वर के समान व्यवहार होता है, आधा प्रयोग इनका स्वर के समान होता है। तो देखिए ये जो हमारे या और वा हैं, या और वा, रा और ला नहीं होंगे, ध्यान रखना। या और वा, ये या वा, इनका उच्चारण आधे स्वर के समान होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम अर्ध स्वर कहते हैं। स्वरों के समान इनका प्रयोग होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये अर्ध स्वर कहलाते हैं हमारे। प्रकंपित या लुंठित, रा, 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 रा बोलो तो जीभ में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। रा, रा, रा बोल के देखिए आप, रा, तो जीभ में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। पार्श्विक किसे कहा जाता है? तब आप बताएंगे, ला को कहा जाता है। और आखिरी हमारा ताड़नजात, इसी को उत्क्षेप और इसी को द्विगुण कहते हैं। तो ये डा के नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है, जो ढा के नीचे लगी हुई है, अगर ऐसा लिखा हो तो ये ताड़नजात होगा, लेकिन अगर केवल डा और ढा लिखा हो तो ये क्या होगा? तो ये फिर व्यंजन है, स्पर्शी भी है, स्पर्श भी है। ठीक। द्विगुण का मतलब क्या है? जिसमें दूसरा गुण हो। द्विगुण का मतलब क्या है? जिसमें दूसरा गुण हो, यानी मतलब जिसमें 2 गुण हो। दूसरा गुण क्या मतलब? जिसमें 2 गुण हो। जैसे अगर आप देखेंगे तो डी को अंग्रेजी में, डा को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? डी, लेकिन इसको डा को क्या लिखते हैं? डी, डी नहीं लिखते हैं, आर एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर, तो सॉरी आर लिखते हैं। और ढा को क्या लिखते हैं? आर एच लिखते हैं। जैसे ये गांव पड़ता है बेटा को रेलवे स्टेशन से पहले, कौढ़ा, कौढ़ा, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में? तो डा को डी लिखते हैं। तो ये हो गए हमारे द्विगुण व्यंजन। अगला वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान कौन से है?
जहां से, वह स्थान जहां से वर्णों का उच्चारण हो उसे हम क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान कहेंगे। कंठ है, मूर्धा है, तालु है, ओष्ठ है, नासिका है, ये सब क्या है? ये सब उच्चारण स्थान है हमारे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंठ वर्णों की, कौन से? कंठ वर्ण। कंठ का मतलब जो कंठ से बोले जाएं। तो इसके लिए एक संस्कृत में सूत्र लिखा गया है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो आ, अब जो भी आ हैं आपके, छोटा आ, बड़ा आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, प्लुत आ, जितने आ हैं वो सभी आ हो गए। ठीक है, छोटा आ, और चाहे आप भाई लिख लो, बड़ा, ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के आ। कु का मतलब क्या है? कवर्ग, पूरा कवर्ग आपका। तो कवर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा, पूरा कवर्ग। अकु हो गया हा प्लस हा प्लस विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। किसका किसका? तो आप यहां पर बताना, आ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान सबका क्या है? कंठ है। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। आ, कवर्ग, हा और विसर्ग, ये सब कौन से वर्ण है? ये कंठ वर्ण है हमारे, कंठ से निकलते हैं। जब इनको आप बोलोगे तो ये कहां से निकल रहे हैं? ये कंठ से निकल रहे हैं। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया, पहला। दूसरे वर्ण हमारे हैं तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण, इनके लिए भी एक सूत्र है, इचु यशाणाम तालु। इचु यशाणाम तालु। तो ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, दोनों ई। चू का मतलब क्या है? चवर्ग, पूरा चवर्ग। ई प्लस चवर्ग। कौन कौन सा? चा, छा, जा, झा, गा, चवर्ग। ये चू प्लस या प्लस शा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इस शा को हम कौन सा शा कहते हैं? तालव्य शा। ये शा कैसा है? तालव्य शा है। 3 प्रकार के शा हैं, ठीक है। ये शा कैसा है? तालव्य शा है। तो ई का ह्रस्व दीर्घ दोनों और चवर्ग, चा, छा, जा, झा, वहां का या और शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसलिए ये सारे वर्ण कौन से वर्ण कहे गए? तालव्य वर्ण कहे गए। इचु यशाणाम तालु। अगले प्रकार के हैं हमारे मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। कौन कौन से वर्ण है? ऋतु, रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसके अंतर्गत का सबसे पहला वर्ण आपका है रे, टवर्ग, पूरा टवर्ग। टू का मतलब क्या है? टवर्ग। अभी मैंने इससे पहले बताया भी है आपको, कु, चू, टू, तो, कु। तो ये टू लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? टवर्ग है पूरा। टवर्ग में आएगा आपका टा, ठा, डा, ढा, णा, टवर्ग प्लस रा प्लस शा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री, टवर्ग, टाठा, डाढ़ा टवर्ग में आएंगे, प्लस रा और प्लस शा। ये शा कैसा कहलाता है? मूर्धन्य शा कहलाता है। कौन सा शा कहलाएगा? मूर्धन्य शा कहलाएगा। तो हमने पढ़ा तालव्य वर्ण,
कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, और इसके बाद में दंत वर्ण। दंत दंत वर्ण जो दांतों से जिनका उच्चारण होता है, इसका भी एक सूत्र है, लितु लशानाम, लितु लशानाम दंता, लितु लशानाम दंता। अब ली है, ये संस्कृत में चलती है, अपने हिंदी में ली का प्रयोग नहीं होता है, और ली का प्रयोग संस्कृत में स्वरों के समान होता है। किसके समान? स्वरों के समान। तो यहां से हम बात करें सीधे तू की, तो क्या हो गया ये? तवर्ग पूरा आपका, ता, था, दा, धा, ना, प्लस ला, लशाना में ला, प्लस सा, इनका उच्चारण स्थान दंत। ये सा क्या कहलाएगा? दंती सा कहलाएगा आपका। ठीक है, तो लित लशानाम दंता से तवर्ग पूरा, ला और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? ओष्ठ वर्ण तो आपके उ और पवर्ग, पवर्ग यानी पा, फा, बा, भा और मा, ये कैसे वर्ण कहलाएंगे? ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अगला दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब दांत प्लस ओष्ठ, वह वर्ण जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाए, दंतोष्ठ कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है आपका? देखो एक सूत्र लिखा गया है, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ है। ये दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। वा आपको वा, दांत और ओष्ठ दोनों से ये इसका उच्चारण स्थान होगा। अगला है, अब बचे कौन से हैं आपके? ए ऐ बचे हैं। इदयतो कंठ तालु, इदयतो कंठ तालु। ए किसका किसका? ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु, कंठ तालु। अब ऐसा क्यों है किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है? देखिए ए मिलकर के बना है हमारा किस किस से? आ और ई, आ ई बराबर ए। ठीक है, आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए इस ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। आया समझ में? आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। ए का भी ऐसे हो गया, आ और ई दीर्घ ई से मिलकर बना, तो कंठ और तालु हो गया। ओ औ बचा है हमारा, और ये है कंठोष्ठ वर्ण। ओदयतो, ओदौतो, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम यानी ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। ये कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं दोनों वर्ण हमारे। अब देखो ओ कैसे बना है? आ प्लस ओ कैसे बना है बताओ? आ का उच्चारण स्थान उ का ओष्ठ, तो इसलिए क्या हो गया? कंठ ओष्ठ हो गया। तो ये वर्गीकरण हमारा था
इसके बाद में स्वरयंत्री या काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया, काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है। तो उसका उच्चारण इस काकल से होता है, काकल है जो ये यहाँ पर अंदर, तो काकल वर्ण किसे कहते हैं या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। तो काकल्य वर्ण किसे कहेंगे, काकल्य वर्ण किसे कहेंगे, हा को काकल्य, हा का उच्चारण स्थान क्या है, काकल्य भी है। ठीक है, अली जिह्वा वर्ण पूछा जाए तो भी यही है, अली अली जिह्वा वर्ण तो भी ये इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वरयंत्रमुखी कौन है, तो भी आपका हा ही है, स्वरयंत्रमुखी भी इसको कहते हैं। वत्सर्य वर्ण, वत्सर्य कभी पूछ दिया जाए तो ये भी समझ लो। वत्सर्ण वर्ण कौन से हैं, तो है ना, ला, रा और सा, इनको वत्सर्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वत्सर्य वर्ण कहा जाता है। तो ये थे हमारे हिंदी के व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। इसके अतिरिक्त अभी अब आगे हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ और वर्ण। अन्य वर्ण, अगर हम अन्य वर्णों की बात करें तो सबसे पहले हैं आपके अयोगवाह, अयोगवाह। जो वर्णमाला के योग्य नहीं माने गए उनको क्या कहा गया, अयोगवाह कहा गया। कौन कौन से हैं, दो हैं आपके, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार में ये और विसर्ग में ये, अनुस्वार और विसर्ग दोनों हमेशा याद रखना स्वरों पर लगाए जाएंगे। इनका प्रयोग किसके साथ होगा, स्वरों के साथ होगा। इनका प्रयोग कभी भी व्यंजन के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये अनुस्वार लगा है ये आ के ऊपर लगा है, स्वर के ऊपर है, और ये भी स्वर के ऊपर है। इनका प्रयोग सदैव किसके साथ होगा, स्वरों के साथ में होगा, और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे हैं वर्ण संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने वर्ण हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये क्या है, ये संयुक्त वर्ण है हमारे। अगर आपसे पूछा जाए छा किससे मिलके बना है, तो ये का और शा से मिलके बना है। ठीक, अगर ये हलंत लगा है तब आप ऐसे लिखेंगे, अगर हलंत नहीं लिखा है तो प्लस आ भी लिखेंगे यहाँ पर, समझ लेना भाई। अगर हलंत लिखा है तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो आप बिना स्वर के ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर हलंत नहीं लगा तो आप स्वर भी लगा देंगे। त्रा, ता, रा, ज्ञा किससे बना है, जा, वा, स्रा, स्रा किससे मिलके बना है, शा, रा। तो ये वर्ण हमारे कैसे थे, ये संयुक्ताक्षर वर्ण थे। आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए, वर्णों की संख्या देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे स्वर कितने हैं। स्वर बराबर, बताओ स्वर हमारे कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। स्वर कितने हैं, 11, और व्यंजन कितने हैं, 33। तो कभी भी आपसे पूछा जाए मूल वर्ण कितने हैं आपके, तो आप बताओगे 44। ये कौन से वर्ण है हमारे, ये मूल वर्ण है। मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये मूल वर्ण है हमारे। तो उनकी संख्या कितनी है, 44 है। इसके बाद में हमने पढ़ा अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह कितने हैं, 2।
अयोगवाक कितने हैं? 2 है। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 हैं। द्विगुण कितने हैं? 2 द्विगुण कितने हैं? 2 है। जोड़िए इनको। 4 2 6, 4 10 और 2 12, 4 और 1 5। कितने हैं? कुल वर्ण। आपसे पूछा जाए कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण 52। मूल वर्ण कितने हैं? 44 हैं। कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। और 4 अगर हम विदेशी वर्णों को जोड़ दें, विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण 4 हैं एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार पहले 5 थे, अब 4 रह गए हैं। का, जा, फा, आ। ये देख लीजिए, ये का, ये जा, ये फा और ये आ। ये कौन से वर्ण है? विदेशी वर्ण है। इनको भी हिंदी ने स्वीकार किया है। अब इनका प्रयोग हिंदी में भी होने लगा है। तो ये आगत स्वर है, ठीक है। जैसे विदेशी स्वर है, आगत बाहर से आया हुआ। तो इस प्रकार से जब इनको आप जोड़ोगे, इनकी संख्या कितनी है? 4। तो ये कितनी हो गई? 56। और ये कौन से वर्ण है? ये मानक वर्ण है। आपसे पूछा जाए मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 56। तो स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? मूल वर्ण कितने हैं? अयोगवाक कितने हैं? संयुक्ताक्षर? द्विगुण? 2। कुल वर्ण 52। मानक वर्ण 56। विदेशी वर्ण 4। क्या बात समझ में आई आपको? तो ये थी हमारे। एक चीज और रह गई है, द्वित्व व्यंजन। देख लो आप। द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं? एक, जब 2 व्यंजन पास पास लिखे जाते हैं तो वे द्वित्व कहलाते हैं। लेकिन पहला व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए, दूसरा स्वर सहित होना चाहिए। जैसे लिखा हो चक्की, चक्की, तो एक दोनों का है, दोनों साथ साथ है, लेकिन एक स्वर रहित है, एक स्वर सहित है। यानी एक आधा वर्ण हो और एक पूरा हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके द्वित्व कहलाएंगे। जैसे मक्का, जैसे पक्का, जैसे कच्चा, ठीक है। ये सब क्या है? ये द्वित्व वर्ण। तो ये हमने हिंदी की वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण विचार टॉपिक में सभी प्रकार के वर्णों को पढ़ा। तो ये हमारा वर्णमाला का टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे शब्द विचार, और शब्द विचार के बाद में फिर पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।